हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। और जो हमने इसके पहले लैमीज थ्योरम पढ़ी थी उसी के ऊपर बेस्ड कुछ और अच्छे हायर लेवल के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले थोड़ा सा यहां पर समझते हैं अबाउट द फ्री बॉडी डायग्राम्स। सबसे पहले यहां पर देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम्स वैसे बिल्कुल आप लोगों ने स्कूल टाइम पर पढ़ा होगा, लेकिन अगर मैं यहां पर बात करता हूं, बहुत सारे इंजीनियर्स को भी ये फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने में दिक्कत होती है। अब देखिए, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है जो कि यहां पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, और अगर वो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स भी अगर आपके दिमाग में 100% फिट है, आप किसी भी बॉडी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। अब जो एफबीडी की हम लोग बातें करते हैं, ये एफबीडी एक्चुअली एक ऐसा डायग्राम होता है बॉडी का जिसमें हम लोग वो सारे फोर्सेस बताते हैं जो उस बॉडी पर लग रहे हैं। ध्यान से सुनना, वो फोर्सेस जो उस बॉडी पर लग रहे हैं, ना कि वो बॉडी लगा रही है दूसरों पर। तो किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ये अगर हम लोग शो कर रहे हैं तो उस डायग्राम को बोल देते हैं एज द एफबीडी। सो व्हाट इज दिस? इट इज अ डायग्राम It is a diagram for any body in which we show the forces acting on it. We show the forces acting on it. हम यहां पर उसके आस पड़ोस की जो भी सराउंडिंग्स है उससे लगने वाला जो भी फोर्स है उस बॉडी पर वो शो करते हैं, ना कि सराउंडिंग की बॉडीज। सिर्फ उस बॉडी को दिखाना है, उसके सराउंडिंग की बॉडीज को नहीं दिखाना है, और उस गिवन बॉडी पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं बस वो आपको यहाँ पर शो करना है। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग फोर्सेस शो करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि जो वेट है किसी भी पर्टिकुलर बॉडी का, वेट हमेशा एक्ट करेगा इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। दैट मीन्स वेट ऑलवेज एक्ट्स इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। चलिए ठीक है सर, ये तो हम जानते हैं, बट इसी के अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो है रिएक्शन की। क्योंकि एक रिएक्शन टर्म बहुत ज्यादा परेशान करती है फ्री बॉडी डायग्राम्स में। और रिएक्शन क्या है? तो रिएक्शन सर, जहां पर भी कोई कांटेक्ट होगा, एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है, इसी को रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये हमेशा ही जो कांटेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर एक्ट करेगी। ये बात यहां पर समझ लेना कि जो हम लोग रिएक्शन शो करेंगे, रिएक्शन कहां कहां लगेगी? जहां जहां कांटेक्ट है। सो रिएक्शन इज शोन वेयर एवर देयर इज अ कांटेक्ट, वेयर एवर देयर इज अ कांटेक्ट, देयर इज अ contact with other body or surface, with other body or surface। अच्छा, दूसरी एक और बात यहां पर जो मैंने रिएक्शन के बारे में बोली है वो ये है कि जो हम लोग यहां पर रिएक्शन शो करते हैं, रिएक्शन इज शोन परपेंडिकुलर टू और नॉर्मली टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। तो जो भी आपका कॉन्टेक्ट सरफेस है उससे अधिकतर हम लोग यहां पर जो रिएक्शन शो करेंगे वो कैसी शो करेंगे? कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। अब कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर का मतलब यहां पर चलिए थोड़े से एग्जांपल्स देखकर हम यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना भी सीखते हैं। सबसे सिंपल, अगर मैं यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं तो एक ऐसी बॉडी है जो कि सिंपली एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है। पक्की बात है, अगर मैं इस बॉडी का डायग्राम बनाना शो कर चाहता हूं तो सबसे पहले इस बॉडी को अलग कर दो, फ्री कर दो। ये है ये बॉडी। लेकिन अगर इस पे मैं कोई फोर्स यहां पर अप्लाई नहीं कर रहा हूं, पहली बात, अगर मैं इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूं तो भी यहां पर एक्ट कर रहा होगा नीचे की तरफ एक वेट। और यही पक्की बात है कि यहां पर अगर कांटेक्ट है और कांटेक्ट कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, तो रिएक्शन एक्ट करेगी इस कांटेक्ट से, लेकिन कैसी? नॉर्मली। तो अगर मेरा सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड होगी, तो यहां पर रिएक्शन भी आप शो कर सकते हो, रिएक्शन होगी वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है सर। अच्छा, ये तो हो गया केस जब मैंने इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया था। लेकिन अगर मान लीजिए इसी बॉडी पर आपने फोर्स अप्लाई किया होता इस डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल,
तो ये पक्की बात है कि इसी पर्टिकुलर बॉडी पर ये फोर्स भी यहां पर शो करना पड़ता, लेट दैट बी अप्लाइड फोर्स। तो ये अप्लाइड किया गया फोर्स है, Fa लग रहा होगा। लेकिन ये भी पक्की बात है कि अगर फोर्स अप्लाई करा जा रहा है और ये जो पर्टिकुलर सरफेस है ये रफ है, तो यहां पर फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा। अब क्या फ्रिक्शन के बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ जब पढ़ लेंगे तो इतना तो याद होगा ही आपको कि फ्रिक्शन ऑलवेज ट्राई टू रेजिस्ट द मोशन, इतना जरूर जानते हैं। तो अगर ये फोर्स अप्लाई करा गया है तो ये बॉडी की टेंडेंसी क्या होगी कि वो इस तरफ मूव करे, हाँ या ना, इस तरफ मूव कर जाए। लेकिन जो फ्रिक्शन है वो क्या करेगा, मोशन को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। तो अगर मोशन इस डायरेक्शन में होना चाहता है तो जो फ्रिक्शन है वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये बात 100% श्योर है। तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, इसीलिए हम लोग जब यहाँ पर फ्रिक्शन भी शो करेंगे तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में शो किया जाएगा, फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, है ना। तो ये बन जाता है यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी। बट हाँ इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, तो ऑफकोर्स जब क्वेश्चंस करेंगे तो ऑफकोर्स हम लोग साथ ही साथ इस तरह के फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाना भी धीरे धीरे सीखते ही जाएंगे। लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि आपको वो फोर्सेस दिखाने जो उस बॉडी पर लग रहे हैं। जैसे इस बॉडी पर लग रहा था इसका वेट, इसी बॉडी पर लग रहा था इसका रिएक्शन, है ना। तो यहां पर इसी के अलावा आप अगर इसके अलावा और एग्जांपल देखना चाहे तो यहां पर एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो एक इंक्लाइंड बॉडी। मान लेते हैं ये बॉडी हमारी इंक्लाइंड सरफेस पर रखी हुई है कुछ इस तरह से। तो ये पक्की बात है, यहां पर बात को समझिएगा। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहता हूं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस बॉडी को अलग कर दूंगा, यहां पर फ्री कर दूंगा। अब अगर इस बॉडी को मैंने फ्री कर दिया अपने सरफेस से, तो इस बॉडी पर क्या क्या एक्ट कर रहा होगा, पक्की बात है सबसे पहला यहां से एक्ट कर रहा होगा इसका वेट। अच्छा सर इसके अलावा यहां पर रिएक्शन भी एक्ट करेगी, तो भैया कांटेक्ट कैसा है जल्दी बोलो, कांटेक्ट है यहां पर इंक्लाइंड, इसीलिए जो रिएक्शन भी यहां पर एक्ट करेगी वो रिएक्शन भी कैसी होगी, इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर। सो दिस विल बी द रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये होगी रिएक्शन। हाँ लेकिन अगर मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर प्लेन में रिजॉल्व करना चाहता हूं, तो ये पक्की बात है कि ये जो वेट है इसका भी एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहां पर अभी फिलहाल सिर्फ दो ही फोर्सेस है, और उनको अगर आप रिजॉल्व करना चाहो तो रिजॉल्व करने पर ऑफ कोर्स यहां पर आप और ज्यादा एरोज के फॉर्म में उनके कंपोनेंट्स दिखा सकते हो। तो अभी खैर फिलहाल मैं इसमें और ज्यादा अंदर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ऑफ कोर्स इस तरह के जो डायग्राम्स है और इस तरह के जो क्वेश्चंस है उनको आप सीखने ही वाले हो हमारे अगले चैप्टर में, दैट इज अबाउट द फ्रिक्शन। लेकिन अभी फिलहाल चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर इसी की जगह अगर मान लीजिए एक कर्व्ड सरफेस है या फिर सर्कुलर सरफेस है, सर्कुलर बॉडी है, तो किस तरह से आप रिएक्शंस की डायरेक्शन बताओगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे और उनको सॉल्व करोगे, ये भी चलिए सीखते हैं अब। तो यहां पर सीखने के लिए ऑलरेडी मैंने कुछ क्वेश्चंस यहां पर दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने की। तो चलिए अभी फिलहाल मैं आपको हेल्प करता हूं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। ये करने के लिए यहां पर क्या बोला है, दैट 2 इक्वल हैवी स्फीयर्स, भारी है ऑफ कोर्स, वेट तो होगा ही इनका, ऑफ 15 mm रेडियस आर इन इक्विलिब्रियम विद अ स्मूथ कप ऑफ 150 mm रेडियस। तो भैया जो कप है उसका रेडियस बड़ा है और जो हमारे स्फीयर्स है उनका रेडियस छोटा है। मतलब क्या है, तो अब मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये है आपका कप, सो ऑफ कोर्स कप के सरफेस को मैं इस तरह से शो कर देता हूं, लेकिन जो कप का रेडियस है वो दे दिया है इधर, मैं मान लेता हूं दैट दिस इज द सेंटर ऑफ योर कप, ठीक है सर। लेकिन हाँ यहां पर दो स्फीयर यहां पर है, और ये जो दो स्फीयर है मैं मान लेता हूं कि एक स्फीयर ये है और जो दूसरा स्फीयर है वो ये रहा, ठीक है। दोनों स्फीयर ही लग रहे होंगे, अगर नहीं लग रहे थोड़ा सा इमेजिन कर लेना कि यार सर्कुलर है, बट क्योंकि ऑफ कोर्स आप लोग भी अपनी कॉपी में इसी तरह से बनाने वाले हो, यहां पर जरूर टूल्स होते हैं कि सर्कल बना लेना, लेकिन यार बेहतर होगा आप खुद भी अपने हाथों से बनाएं। तो चलिए ये हो गया हमारे दो स्फीयर्स, और दोनों ही स्फीयर्स का कुछ न कुछ सेंटर जरूर होगा। लेट दिस इज योर ए एंड ये है दूसरे स्फीयर का सर्कल, दैट इज सेंटर, दैट इज बी। अब बात को समझिएगा, ऑफ कोर्स यहां हमें ये पता है कि ये जो टोटल डिस्टेंस होगा हमारे कप के सरफेस से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस,
कितना है टोटल 150 mm, दैट इज द रेडियस। जबकि अगर मैं मान लेता हूं, चलिए यहां पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी लिख देते हैं हम लोग और इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो यहां से क्या देखने को मिलेगा, ये हो गया सी और डी हमारे कांटेक्ट पॉइंट्स, ये दोनों ज्वाइन कर लेता हूं मैं, ए भी ज्वाइन हो गया। अब थोड़ा सा बात समझना कि इसका रेडियस है 50। अच्छा ठीक है सर, तो ये बताओ अगर 50 ये रह गया है और ये टोटल 150 है, ये टोटल कितना है, ये टोटल है 150, 50 अगर इधर है तो ये बच गया, डिस्टेंस कितना हो जाएगा OA। OA will be equals to be nothing but that will be equals to be OC minus AC and that will be equals to be 150 minus 50, that will be equals to be 100 mm। ठीक है सर, इन द सेम वे OB की वैल्यू भी क्या रहेगी, 100 mm ही होगी, ये भी बात श्योर है। ठीक है, अच्छा ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, इसका मतलब कि ये भी इसका रेडियस होगा 50 और ये भी इस वाले का रेडियस होगा 50। दैट मींस ए बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू बी रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 100 mm अगेन। तो अभी ये छोटी सी बात यहां पर समझना कि ये जो मैंने अभी OAB ट्रायंगल दिखाया है वैसा नहीं है ये। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रायंगल है इसके जो तीनों ही साइड्स है, तीनों ही साइड्स क्या है, 100, 100 और 100। दैट मींस मैं यहां पर ये बोल सकता हूं दैट एज OAB और OB तीनों ही बराबर है, अवर ट्रायंगल OAB क्या बन जाएगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। कैसा ट्रायंगल बन जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। और अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके सभी एंगल्स कितने होंगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो यहां पर मैं शो कर सकता हूं कि ये एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री ही होगा। चलिए ठीक है, अच्छा ये तो मैंने एंगल्स बता दिया। अभी आगे बढ़ते हैं, मेरे को शो करने का बोला है रिएक्शंस के बारे में। अब जरा समझना रिएक्शन कैसे एक्ट करेंगे। तो यहां पर अगर मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा जूम करके देख लूं, इसी डायग्राम को थोड़ा सा हम अभी और जूम करके देख लेते हैं। अच्छा जूम यहां पर जो क्वेश्चन है वो हो रहा है, जो लिखा हुआ है वो बेचारा जूम हुआ ही नहीं है ना। अच्छा ये पूरा मूव कर जाएगा अगर मैंने पकड़ा तो। खैर चलिए ठीक है, यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, एक बार वापस से डायग्राम ये दोबारा बनाते हैं और यहां पर थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाएंगे ताकि आपको भी समझ में आ पाए कि यार बात यहां पर हो क्या रही है ना। तो चलिए ठीक है, यहां पर हम लोग क्या बात हो रही है ये समझते हैं। अब इसको समझने के लिए काम करते हैं, यहां पर वापस से डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम में मैंने ये बना दिया है एक स्फीयर और ये दूसरा स्फीयर है। ये है हमारा कप। ठीक है सर, एक रिएक्शन तो पक्की बात है कि यहां से आएगी क्योंकि ये नीचे वाले कप के कांटेक्ट में है। अब जो नीचे वाले कप के कांटेक्ट में है वहां से जो रिएक्शन आ रही है इसको मैं लिख देता हूं एज इक्वल्स टू बी आर। ठीक है, और इसी के अलावा यहां भी ये कांटेक्ट है, दूसरे वाले स्फीयर का भी कांटेक्ट खैर दिख नहीं रहा था लेकिन हाँ कांटेक्ट है अगर, तो यहां से भी रिएक्शन आएगी। अब ये रिएक्शन मैं मान लेता हूं रिएक्शन विद द कप और सॉरी रिएक्शन विद द कांटेक्ट लिख देता हूं, इसको आरसी लिख देता हूं। एंड इसके अलावा इस पर्टिकुलर स्फीयर का कुछ वेट भी एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसी पर्टिकुलर स्फीयर की बात कर रहा हूं, ये वाले स्फीयर, इस वाले स्फीयर को इग्नोर कर दिया जाए, ये वाला स्फीयर ने जरूर लगा दिया यहां पर आरसी। तो अगर इधर मैं चेक करता हूं तो इसी के सेंटर से एक्ट कर रहे हैं तीन फोर्सेस। अगर मैं इनको मूव कर दूं, मतलब ये वाली एरो को इधर मूव कर देता हूं तो ये एक इधर एरो बन जाएगा आरसी का, ये आर वाली एरो को इधर मूव कर देता हूं। बात को वापस से समझना, मैं इस डायग्राम में आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मैं अलग से डायग्राम में बनाकर दे देता हूं। देखो अभी तीन फोर्सेस है, ये तो श्योर है। अब एक फोर्स इधर से इधर एक्ट कर रहा है आरसी, ये वाला, एक फोर्स डब्ल्यू नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ये भी बात क्लियर हो गई। ठीक है, और एक फोर्स ये आर एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये भी बात क्लियर हो गई। अच्छा यहां पर आपने देखा कि ये जो एंगल बन रहा था, ये एंगल कितना था, 60 डिग्री बन रहा था, यस और नो। और इसी एंगल के अलोंग तो ये हमारा आर भी एक्ट कर रहा है, मतलब कि अगर ये एंगल आप चेक करेंगे तो दिस इज 60 डिग्री। अच्छा चलो सारे एंगल्स लिख देते हैं अब यहां पर। अगर ये 60 डिग्री है तो ओवरऑल एंगल क्या हो जाएगा, 90 + 60 दैट इज इक्वल्स टू बी 150। ये एंगल 90 डिग्री ऑलरेडी है और ये एंगल बच जाएगा, वो हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है सर,
तो चलिए अब फटाफट लगे हाथ यहां पर लिख देते हैं। यहां पर लैमीज थ्योरम जो हमने इसके पिछले वाले सेशन में भी यूज करी थी, ये बन गया डायग्राम। इस डायग्राम के लिए क्या लिख सकते हैं, आर डिवाइडेड बाय आर के अपोजिट एंगल क्या है, 90 डिग्री। अच्छा, आर सी के अपोजिट क्या दिख रहा है, आर सी के अपोजिट दिख रहा है 150 डिग्री, और W के अपोजिट क्या दिख रहा है, दैट इज इक्वल टू बी 120 डिग्री। चलिए ठीक है, तो यहां से क्या देखा जा सकता है, दैट R विल बी इक्वल टू बी नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी RC डिवाइडेड बाय साइन 150, क्योंकि साइन 90 तो हो गया 1, तो इसका मतलब ये, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 30 मतलब हाफ, इट विल बी इक्वल टू बी नथिंग बट दैट विल बी इक्वल टू बी 2RC, और यहां लिखा है R। तो देखिए RC क्या है, RC इज द रिएक्शन फ्रॉम द स्फीयर and R is nothing but that is the reaction from your cup। तो यही रिलेशन यहां पर प्रूफ करने के लिए बोला गया था, जो उस क्वेश्चन में लिखा था। बड़ी इजीली सॉल्व हो गया है, लेकिन सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट ये था कि हम लोग यहां पर रिएक्शंस की डायरेक्शंस शो करना सीख जाए। खैर अभी और सीखते हैं। यहां पर एक और क्वेश्चन है मेरे पास, और जो अगला क्वेश्चन है ये भी लिखा हुआ शायद दिख जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन में क्या लिखा है जरा ये समझते हैं। A smooth circular cylinder of radius 1.5 meter is lying in a triangular groove. One side is making 15 degree and the other 40 degree with the horizontal. फिर आगे बोलता है find the reactions at the surface of the contact if there is no friction and the cylinder weighs 100 Newton. क्या कहानी बोल रहा है जरा ये समझते हैं। मैं मान लेता हूं कि भैया ये एंगल जो है 40 डिग्री वाला एक सरफेस है और दूसरी तरफ है हमारा 15 डिग्री वाला सरफेस। तो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितने बन रहे हैं, एक तरफ 40 और दूसरी तरफ 50। ठीक है सर। और अब यहां पर प्रेजेंट है हमारा एक सर्कल और सिलेंडर। तो चलिए ये सिलेंडर को मैं यहां पर शो कर देता हूं। ये सिलेंडर मैंने शो कर दिया। अच्छा, सिलेंडर की यहां से रिएक्शन एक्ट करेगी, बात सही है, लेकिन रिएक्शन कैसे एक्ट करेगी, तो सर रिएक्शन एक्ट करेगी इस सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब इधर एक्ट करेगी। ये सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब इधर एक्ट करेगी। अच्छा, ये पॉइंट्स के नाम दे देता हूं मैं यहां पर लगे हाथ। ये पॉइंट का नाम दे देता हूं A, ये पॉइंट का नाम दे देता हूं B, तो इस रिएक्शन का नाम दे देता हूं RA, इस रिएक्शन का नाम दे देता हूं RB। इसी के अलावा एक्ट क्या कर रहा होगा, वेट W। यस और नो, पक्की बात है। तो अगर मैं यहां पर ही लिखना चाहूं कि भाई चलो लगे हाथ, आप मेरे को एक काम करो, इन फोर्सेस को मूव कर दो, हमारी थ्योरम ऑफ ट्रांसमिसिविटी को फॉलो कर दो, और ये वाली रेड वाली एरो को इधर से इधर मूव कर दो। तो क्या देखो क्या बनेगा, एक तो W है नीचे की तरफ, रेड वाली RA वाली एरो को मैंने इधर से इधर मूव कर दिया, तो ये बन गया RA की डायरेक्शन। RB की डायरेक्शन इधर से इधर मूव कर दिया, तो मैंने ये लिख दिया RB। अब क्या करना है, अब मेरे को इनकी डायरेक्शन शो करनी है, क्योंकि देखो W की वैल्यू तो आपको दी हुई है क्वेश्चन में, दैट इज इक्वल्स टू बी 100 न्यूटन। सो W की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। क्या करना है, बाकी एंगल्स लिखने बाकी हैं। तो ये एंगल्स लिखने के लिए बात को समझिएगा यहां पर कि अगर मैं यहां पर ही बात कर रहा हूं ये एंगल की, तो ये देखो ये यहां पर Z बन रहा है, सो दिस इज इक्वल्स टू बी 40 डिग्री, है ना। अगर ये 40 है तो ये बच गया, हो गया 50, ठीक है ना। 50 हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट मींस दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू बी 50 डिग्री। अच्छा, इन द सेम वे अगर ये 50 है तो ये भी पक्की बात है कि ये वाला जो बच गया एंगल है, ये एंगल, ये 15 है तो बच गया ये एंगल कितना हो जाएगा, 75। 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, सो दिस विल बी इक्वल्स टू बी 75। ठीक है सर। अच्छा चलो, ओवरऑल मैं एंगल्स लिख देता हूं यहां पर। 90 प्लस 75, ये एंगल ओवरऑल कितना हो जाएगा, 90 प्लस 75 होता है 165। इसके अलावा ये एंगल ओवरऑल क्या हो जाएगा, 50 प्लस 90, मतलब दैट विल बी इक्वल्स टू बी 140। 165 इधर है, 140 इधर है, टोटल हो गया हमारा 305। तो बच गया ये जो एंगल है, बच गया बीच में, दिस विल बी इक्वल्स टू बी 55 डिग्री। तो चलिए ये हो गई हमारी बातें किसके बारे में, अबाउट द एंगल्स। अब क्या कर सकते हैं, लैमीज थ्योरम अप्लाई करेंगे। RA अपॉन RA के अपोजिट एंगल क्या दिख रहा है, 165, और RB के अपोजिट एंगल क्या दिख रहा है, 140 डिग्री, और ये W के अपोजिट क्या दिख रहा है एंगल, दैट इज इक्वल टू बी साइन 55।
अब देखो W की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, दैट इज इक्वल टू 100 न्यूटन। RA और RB आप इजीली निकाल लेंगे। कैसे? तो देखो RA इज इक्वल टू W की वैल्यू ले रहा हूं 100 साइन 165 डिवाइडेड बाय साइन 55। इजीली आप कैलकुलेट कर लेंगे। RA की वैल्यू वो आ जाएगी हमारे पास इक्वल टू बी 78.5 न्यूटन। इन द सेम वे आप RB की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अगेन क्या करो, इन दोनों को यूज कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। So that will be equals to be 100 into sine 140 divided by sine 55. So this will be equals to be 31.6 न्यूटन। तो देखिए बड़ी इजीली आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, लेकिन हाँ क्वेश्चन में ये सॉल्व करना तो भी आसान है। जो मेन सीखने वाला था वो ये डायग्राम बनाना सीखना था आपको, क्योंकि अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया, और ऑफ कोर्स मैं यहां पर बता रहा हूं आपको अच्छे लेवल के एग्जाम्स के लिए, ऑफ कोर्स इस लेवल के क्वेश्चंस आपको कभी भी जेईई एग्जाम्स में तो नहीं मिलेंगे, है ना, लेकिन हाँ हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन कहीं कहीं शायद कभी कहीं एई एग्जाम में मिले। लेकिन हाँ मैं अभी एई एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपको गेट लेवल के एग्जाम की। तो अगर गेट का पेपर हो रहा है तो ऑफकोर्स इस लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये डायग्राम दिख रहा है और ये डायग्राम के साथ साथ मेरे को कहानी में कुछ लिखा हुआ है। डायमीटर दोनों ही पर्टिकुलर जो यहाँ पर सिलेंडर्स है P और Q, उन दोनों का ही मेरे को डायमीटर और वेट दे दिया गया है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स मुझे पूछा क्या गया होगा, मुझे पूछा गया होगा कि भैया यहाँ पर रिएक्शंस बता दीजिए। ठीक है सर, तो एक काम करते हैं, इस डायग्राम को ही हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं और सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी रिएक्शंस एक्ट करेंगी। उन रिएक्शंस को मैं इधर ही शो कर देता हूं। सबसे पहले नाम एटलीस्ट क्लियर हो जाए, ताकि मैं अलग से भी डायग्राम बनाऊंगा तो पता तो रहे कि R1 कहाँ का है ना। तो मैं ये मान लेता हूं यहाँ पर ही सबसे पहले एक रिएक्शन तो ये वाले सरफेस से एक्ट करेगी। किस पर? P वाले हमारे सिलेंडर पर। ठीक है, तो इसको एक तो ये रिएक्शन दिख रही है, इसके अलावा ये वाला जो सिलेंडर है ये इस पर रिएक्शन देगा और वही इक्वल रिएक्शन मिलेगी हमारे Q वाले सिलेंडर पर भी। इसी के अलावा यहां से भी एक रिएक्शन मिलेगी जो कि इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, परपेंडिकुलर टू द दिस सरफेस, वेयरएज एक और रिएक्शन मिलेगी यहां से इस तरफ। तो अगर मैं यहां पर रिएक्शन ही शो कर देता हूं, चलिए इस रिएक्शन का नाम दे देते हैं R1, ये वाली रिएक्शन का नाम दे देते हैं R2, ये रिएक्शन का नाम दे देता हूं R3 और ये रिएक्शन का नाम दे देता हूं R4। चलिए ठीक है, अच्छा नाम दे देते हैं थोड़े बहुत, A B C D, ये नाम तो है ही। एक काम और कर देता हूं, यहां पर ये E नाम दे देता हूं, ये F नाम दे देता हूं, नाम एटलीस्ट आपको क्लियर हो जाए इसीलिए, और ये पॉइंट का नाम दे देता हूं G। ठीक है सर, E F G तक तो हो गया है यहां पर। अब आगे बढ़ते हैं यहां से ही, है ना, ये कॉन्टेक्ट वाला पॉइंट है, उसको G दिया था। एक काम करते हैं उससे अच्छा कि मैं यहां पर इसी डायग्राम को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं और कुछ इस तरह से बना देता हूं, इसका नाम देता है G। ठीक है सर, अभी बात को समझना है यहां पर, इसी के कंटिन्यूएशन में अगर मैं नीचे इसको एक्सटेंड कर दूं, तो ये तो नीचे एक्सटेंड करा हुआ है, इधर दे देता हूं H। तो ये बात को समझना, मुझे यहां पर ऑफ कोर्स कुछ एंगल्स निकालना सबसे पहले इंपॉर्टेंट होगा। अब एंगल्स तो निकालने पड़ेंगे क्योंकि ये रिएक्शंस किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है पहले ये पता होना चाहिए, तभी जाके तो कुछ कैलकुलेशंस आप कर पाओगे। तो एंगल्स बताने के लिए मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले यहां ये देखो कि अगर ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 120 डिग्री। अब 120 डिग्री के सेंटर से ही तो पास कर रहा होगा इसका सेंटर। अब 120 डिग्री का सेंटर मतलब क्या होता है, 120 डिग्री का सेंटर होता है 60 डिग्री पर। मतलब ये जो एंगल है, देखो जरा, ये वाला एंगल दिख रहा है ना, ये वाला एंगल क्या रहेगा, दिस विल बी इक्वल्स टू बी 60 डिग्री। तो यहां पर ही चलिए इधर ही इसके नीचे ही बना देता हूं कि ये जो पर्टिकुलर ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल में ये पॉइंट दिख रहा है C, ये पॉइंट दिख रहा है E और इसका सेंटर दिख रहा है Q। तो ये एंगल क्या है, 60 डिग्री, है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, ये QE क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस इज अ रेडियस, किसका, Q वाले सिलेंडर का। और Q सिलेंडर का रेडियस कितना होगा, 180 का आधा, दैट इज 90, हाँ है ना। तो क्या यहां से मेरे को CE बताया जा सकता है, बिल्कुल सर। किस तरह से, ये एंगल पता है 60 डिग्री, ये है परपेंडिकुलर और ये है
बेस। क्या लिख दूं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर बोलो इसके लिए क्या होगा, QE अपॉन व्हाट इज द बेस, दैट इज CE। सो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, CE की वैल्यू क्या बन जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू बी QE का cot 60, QE का cot 60। और QE क्या है, दैट इज द रेडियस ऑफ योर Q बिगर सिलेंडर, दैट विल बी इक्वल टू बी 90 cot 60। तो यहां से CE की वैल्यू आप लिख सकते हो एंड दैट CE विल बी इक्वल टू बी 52 mm। कैलकुलेशन आप लोग खुद भी कर सकते हैं। तो चलिए CE की वैल्यू मिल गई, यहां से क्या मिल गया, देखो सबसे पहली बात हम लोगों को क्या मिल गया कैलकुलेट करके, CE की वैल्यू 52 mm। अच्छा, इसके अलावा देखो यहां से ये डिस्टेंस क्या होगा, सर दिस इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, दैट इज योर HD। तो HD की वैल्यू क्या है, छोटे सिलेंडर का रेडियस, दैट विल बी इक्वल टू बी 100/2, दैट इज इक्वल टू बी 50 mm। तो अब मेरे को ये भी बता दो, बच गया जो EH है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, EH will be nothing but that will be equals to be CD minus CE minus HD। अच्छा, CD की वैल्यू दिख रही है 180 minus 52 minus 50, so this will be equals to be 78 mm। 78 mm हो गया किसकी वैल्यू, ये जो बीच में डिस्टेंस दिख रहा है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 78। देखो ज्योमेट्री है, तो अगर आपका स्कूल लेवल में हाथ कमजोर था तो पक्की बात है ज्योमेट्री में दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर ऐसा फील होगा कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा हूँ, जबकि एक्चुअली है ज्योमेट्री यार, ज्योमेट्री बिल्कुल आप लोगों ने स्कूल लेवल में पढ़ी है। तो मैं वही ज्योमेट्री का ही खेल खेल रहा हूँ अभी फिलहाल। तो देखो ये वाला बन गया हमारे पास एक ट्रायंगल, कौन सा, ये ब्लू वाला दिख रहा है, इसको मैंने ब्लू की जगह ब्लैक कर दिया। तो इसी को चलो ट्रायंगल को वापस से दोबारा बनाता हूं, एक और ट्रायंगल, कौन सा है, नाम बोलो इधर P, ये नाम बोलो G, और इधर क्या है Q। ठीक है, अच्छा पहली बात ये बोलो PQ की वैल्यू क्या होगी, इस तरफ है छोटे सिलेंडर का रेडियस और इस तरफ है बड़े सिलेंडर का रेडियस, तो दोनों की रेडियस को ऐड कर दो, 50 + 90 दैट विल बी इक्वल्स टू बी 140 mm। सो ये वैल्यू होगी 140 mm। ये वैल्यू बोलो जरा कितनी है, ये जो QG दिख रहा है ना, यही है हमारा EH, दैट इज इक्वल्स टू बी 78 mm। तो क्या ये एंगल थीटा बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो यहां से लिख सकते हैं इसी पर्टिकुलर ट्रायंगल से, क्या आपको बेस पता है, आपको हाइपोटेनियस पता है, तो cos थीटा विल बी इक्वल्स टू बी 78 डिवाइडेड बाय 140। तो अगर ये आपको पता है तो यहां से आप बिल्कुल एंगल 60 एंगल थीटा की वैल्यू निकाल देंगे एंड दैट विल बी इक्वल्स टू बी 56.1 डिग्री। कैलकुलेटर वाला काम बच जाता है यहाँ पर। बाकी cos थीटा का फॉर्मूला बिल्कुल पता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, पेशेंस रखना है ना, क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चंस मुझे पक्का यकीन है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो अभी तक शायद किए तो नहीं होंगे, और अगर अभी तक नहीं किया है, पहली बार कर रहे हो, तो हो सकता है लेवल थोड़ा हैवी लगे, ऐसा फील हो कि यार सर आपको पढ़ाना नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर थोड़ी प्रैक्टिस की जरूर आवश्यकता है। ज्योमेट्री वाला काम अभी तक हम लोगों ने किया है, ये सारा ज्योमेट्री वाला काम है, इसमें इंजीनियरिंग वाला काम तो अभी तक कुछ आया ही नहीं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाला भी कोई काम अभी तक नहीं आया है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिर्फ मैंने अभी तक एक ही पार्ट था जो मैंने पढ़ाया था, एंड दैट इज अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस। तो रिएक्शंस की डायरेक्शन तो पता है ही वो, है ना। हाँ, ये ज्योमेट्री वाला पार्ट था जो कि आपके स्कूल लेवल में बिल्कुल आप लोगों ने शायद सीखा होगा या याद होगा। खैर चलिए अभी आगे बढ़ते। ये एंगल निकल जाता है यहां से, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहां पर सबसे पहले मैं FBD बनाता हूं ऑफ सिलेंडर P मतलब छोटा वाला सिलेंडर। तो छोटे वाले सिलेंडर पे कौन कौन से रिएक्शंस दिख रही है, देखो जरा, एक तो दिख रही है R2 और एक दिख रही है R1, और इसके अलावा वेट एक्ट करेगा, है ना। तो कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे, देखो जरा, एक तो R1 एक्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टली, दूसरा एक्ट कर रहा है ये R2 इधर, और तीसरा एक्ट कर रहा है वेट छोटे वाले सिलेंडर का कितना है, दैट इज 200 न्यूटन। चलिए ठीक है। अच्छा, एक एंगल हम लोगों ने अभी बड़ी मुश्किल से निकाला है, ये एंगल है 56.1 डिग्री, यही निकाला हमने, ठीक है। अगर ये पता है तो यहां से अब क्या करोगे, अब आप डायरेक्टली लैमीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। कैसे करोगे, चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं, है ना। इधर इसके लिए लैमीज थ्योरम अप्लाई करनी है हमें। यहां पर सबसे पहले तो एंगल्स लिखने पड़ेंगे। चलो ये बोलो, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 +
56.1, ठीक है। ये एंगल कितना है 90 और ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 56.1। कैसे? टोटल 180 है ना स्ट्रेट लाइन का, उसमें से 56.1 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो चलो अब लिख देते हैं लैमिस थ्योरम की इक्वेशन। क्या लिख दूं? R2 डिवाइडेड बाय साइन R2 के अपोजिट एंगल बोलो कितना है 90 डिग्री। R1 डिवाइडेड बाय R1 के अपोजिट एंगल बोलो कितना है 90 प्लस 56.1 और 200 के अपोजिट एंगल क्या दिख रहा है 200 डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस 56.1। आई होप शायद बात समझ में आ गई। ये बन गया लैमीज इक्वेशन। आप यहां से देखो जरा, इजीली आप पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे R2 की वैल्यू मिल जाएगी, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे R1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो R1 R2 दोनों की वैल्यूज यहां पर मिल जाएगी इजीली। अब वैल्यूज क्या आ जाती है मैं आपको जरूर ये बता देता हूं दैट R1 विल बी कमिंग एज 134.2 न्यूटन, जबकि जो R2 है इसकी वैल्यू इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, R2 की वैल्यू मिल जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू बी 240.8 न्यूटन। सो दोनों की वैल्यूज आ गई। ये हो गया हमारा एक पार्ट। अब क्या करेंगे? तो अब दूसरा पार्ट मतलब हमारे ये वाले सिलेंडर की बात करेंगे। अब क्यू सिलेंडर की बात करेंगे। तो भैया क्यू सिलेंडर की अगर बात करनी है तो सबसे पहले ये देख लो, ये क्यू सिलेंडर का सेंटर लिख दिया है। यहां से एक्ट कर रहा होगा एक R3, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है R4। दिखा है कि नहीं दिखा अभी तक? देखो जरा, R3 एक्ट कर रहा है इधर से, R4 एक्ट कर रहा है ऊपर, और इधर से एक्ट कर रहा है R2, है ना? तो इधर से एक्ट कर रहा है R2, ठीक है। और इसके अलावा एक वेट भी एक्ट कर रहा होगा W वेट कितना है उसका 500 न्यूटन। दिखा है कि नहीं दिखा 500 न्यूटन? तो देखो जरा, ये रहा 500 न्यूटन लिखा हुआ, है ना? तो ये बन गया हमारा किसका फ्री बॉडी डायग्राम? ये बन गया हमारे क्यू सिलेंडर का। रिएक्शंस की डायरेक्शंस अभी बाकी हैं, सिर्फ एकमात्र जो R2 है, देखो जरा, R2 की डायरेक्शन तो हमें पता है, R2 की डायरेक्शन तो हमें पता है, ये वाला एंगल कितना था 56.1। तो सिर्फ R2 की डायरेक्शन पता है, बच गया यहां पर। देखो डायरेक्शन R4 की तो क्लियर है, वर्टिकल एक्ट करेगा। R3 कहां एक्ट करेगा? तो देखो R3 इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। ये है R3 की डायरेक्शन, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये एंगल 90 डिग्री होना है, लेकिन ये एंगल पता है आपको 60 डिग्री है। तो जल्दी जल्दी बोल दो, ये एंगल क्या हो जाएगा 60, ये एंगल क्या हो जाएगा 60। तो ये बच गया एंगल कितना है 90 माइनस 60 30। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या है 30 डिग्री है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ R3 का एंगल क्या है दैट इज 30 डिग्री। R2 का एंगल अगर मैं चेक कर रहा हूं तो R2 का एंगल जो था वो हॉरिजॉन्टल के साथ ही था 56.1। तो हॉरिजॉन्टल के साथ R2 का एंगल कितना है दैट इज 56.1, है ना? अच्छा, हो गया बात। अब एक काम करते हैं, यहां पर 500 और R4 दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में वर्टिकल में है। तो अगर हमारा ये 500 वाला नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो उसको मैं ऊपर की तरफ दे देता हूं एज -500, ठीक है? ठीक है। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली यहां पर -500 क्यों करा? क्योंकि वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था, तो ऊपर की तरफ दिखाऊंगा तो माइनस लिख दूंगा। अब क्या करोगे, एंगल्स बता दो। चलो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 90 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है सर। ये एंगल कितना बच जाएगा टोटल बोलो, ठीक है? ये कोई यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो ये 30 प्लस कर दो 180 में, 180 एक्चुअली ये टोटल है, 180 प्लस 30 माइनस 56.1। फिर इसके अलावा ये हो गया हमारा सेकंड वाला एंगल, ठीक है? ये हो गया हमारा 60 डिग्री। इसके अलावा एक एंगल ये भी है, ये कितना है 90 और फोर्स एक्चुअली इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो यहां से लिया जाएगा 90 प्लस 56.1। काम खत्म यहां पर। चलिए अब लैमिस थ्योरम लिख देंगे। R4 के अपोजिट जल्दी बोलो, यहां पर एंगल कौन सा है? R4 के अपोजिट ये वाला एंगल है, कितना है साइन 180 प्लस 30 माइनस 56.1 इज इक्वल्स टू बी R3 के अपोजिट एंगल बोलो जल्दी, कितना है? R3 के अपोजिट एंगल ये वाला होगा 90 प्लस 56,
सर 90 प्लस 56.1, ठीक है। और तीसरा यहां पर दिख रहा है R4 माइनस 500, सो R4 माइनस 500, उसके अपोजिट एंगल जल्दी बोल दो। R4 माइनस 500 के अपोजिट एक्चुअली है ये वाला एंगल, तो R4 माइनस 500 इधर लिखना चाहिए था, मैंने सिर्फ R4 लिखा था। अच्छा, एक और यहां पर बच गया है, R4 नहीं बल्कि R2 बच गया है, और R2 के अपोजिट एंगल दिख रहा है sin 60, तो इसको वापस से लिख देते हैं, दैट इज R2 के अपोजिट एंगल दिख रहा है sin 60। देखो R2 की वैल्यू आपने ऑलरेडी इसके पहले निकाल ली थी, दैट वाज 240.8, सो इधर लिख देते हैं हम लोग R4 माइनस 500 अपॉन साइन 180 प्लस 30 माइनस 56.1 इज इक्वल्स टू बी, R2 की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली है इसके पहले, दैट इज इक्वल्स टू बी 240.8, सो 240.8 डिवाइडेड बाय साइन 60। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां से R4 की वैल्यू आप इजीली निकाल लेंगे, एंड दैट विल बी कमिंग एज 622.3 न्यूटन। कर सकते हैं इसको कैलकुलेट, वो आप लोग करेंगे। इसके अलावा अब इन दोनों को यूज कर लेते हैं, तो क्या लिख दूंगा यहां पर R3 डिवाइडेड बाय साइन 146.1 इज इक्वल्स टू बी R2 की वैल्यू 240.8 डिवाइडेड बाय साइन 60। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां से R3 की वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू बी 155 न्यूटन। तो देखिए यहां पर टोटल मेरे को 4 रिएक्शंस निकालनी थी, 4 जगह यहां पर कांटेक्ट बन रहा था, ये चारों ही कांटेक्ट पे रिएक्शंस मैंने कैलकुलेट कर ली है। क्वेश्चन का लेवल, ये पक्की बात है, इस लेवल का क्वेश्चन अभी तक तो गेट में भी नहीं मिला है, लेकिन चांसेस अगर इस क्वेश्चन के कहीं बनते हैं, कोई भी एग्जाम्स में बनते हैं, तो भैया वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही एग्जाम्स हो सकती है, या तो कोई कन्वेंशनल एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर गेट लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है। तो अगर आप लोग एई या जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हाथ जोड़कर विनती है इस क्वेश्चन के लेवल तक आप लोग ना जाए। हाँ, इसके पिछले वाले सेशन में जो पर्टिकुलर क्वेश्चन थे वहां तक जरूर आप लोग जा सकते हो, लेकिन ये जो सेशन है, दिस सेशन इज स्ट्रिक्टली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग ओनली एंड ओनली फॉर गेट एग्जाम। तो अगर आप कोई दूसरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बेटर है इस पर्टिकुलर सेशन में जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं समझने के लिए आप समझ ले, लेकिन इस क्वेश्चन को आप करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो खैर चलिए, इस सेशन को मैं यहीं एंड करता हूं, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नए कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।